नाक की हड्डी में विचलन। आपकी नाक के छिद्रों को विभाजित करने वाली दीवार लगभग निश्चित रूप से सीधी नहीं होती। अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग 80% लोगों में किसी न किसी हद तक नाक की हड्डी में विचलन होता है। यह संख्या कोई टाइपो नहीं है। थोड़े से टेढ़ेपन वाली नाक की आंतरिक दीवारों के साथ घूमने वाले अधिकांश लोगों को इसका पता भी नहीं होता। आपकी नाक की हड्डी उपास्थि और हड्डियों से बनी होती है, जो आपके दो नाक के मार्गों को अलग करती है। एक पूरी तरह से सममित हड्डी में दोनों तरफ से वायु प्रवाह बराबर होता है। वास्तव में अधिकांश हड्डियां एक तरफ झुक जाती हैं, जिससे एक मार्ग संकरा और दूसरा चौड़ा हो जाता है। हल्के विचलन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मध्यम विचलन से एक तरफ लगातार नाक बंद रहती है, सांस लेने की आवाज़ तेज हो जाती है और खर्राटे आते हैं। गंभीर विचलन से वायु प्रवाह काफ़ी हद तक बाधित होता है और स्लीप एपनिया में योगदान देता है। नाक की हड्डी में विचलन वाले अधिकांश लोग अपने लक्षणों का कारण एलर्जी, साइंस की समस्या या अपनी सांस लेने के तरीके को मानते हैं। वे वर्षों तक एंटीहिस्टामाइन लेते रहते हैं, बिना वास्तविक संरचनात्मक समस्या का समाधान किए। सुधार के लिए सर्जरी आवश्यक है। सेप्टोप्लास्टी उपास्थि को सीधा करती है, बिना बाहरी चीरे के नथुनों के माध्यम से। अधिकांश मरीजों को सांस लेने में जबरदस्त सुधार महसूस होता है। अधिकांश लोग जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है, वे कभी निदान नहीं करवाते क्योंकि लक्षण सामान्य हो जाते हैं। हल्का स्कोलियोसिस। किसी को पीछे से देखें और जांचें कि क्या उनके कंधे एक सीध में हैं। जांचें कि क्या उनके कूल्हे एक ही ऊंचाई पर हैं। हल्का असंतुलन खराब मुद्रा के कारण हो सकता है। यह रीढ़ की हड्डी का संरचनात्मक घुमाव हो सकता है। स्कोलियोसिस रीढ़ की हड्डी का पार्श्व घुमाव है। गंभीर मामले स्पष्ट होते हैं और हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, लेकिन हल्का स्कोलियोसिस 10 से 25 डिग्री का घुमाव अक्सर वर्षों या जीवन भर किसी का ध्यान नहीं जाता। रीढ़ की हड्डी सीधी चलने के बजाय थोड़ी एस या सी आकार ले लेती है। वयस्कों में हल्के स्कोलियोसिस के अधिकांश मामलों में अपने आप में कोई खास दर्द नहीं होता, लेकिन इससे कुछ शारीरिक असंतुलन पैदा हो जाता है। एक कंधा ऊपर की ओर होता है, एक कूल्हा आगे की ओर निकला हुआ होता है। शरीर का वजन असमान रूप से वितरित होता है। दशकों बाद इससे पीठ दर्द, मांसपेशियों में थकान और कूल्हे की समस्याएं हो सकती हैं, जिनसे गंभीर दर्द हो सकता है। फुर्तीले पैर से टखने में मोच आ सकती है और टखने में मोच आने से दर्द और भी बढ़ सकता है। हल्के स्कोलियोसिस वाले अधिकांश पुरुषों को आमतौर पर अंतर्निहित वक्रता को छोड़कर बाकी सभी कारणों से समस्या का कारण मान लिया जाता है। हल्के स्कोलियोसिस वाले कई वयस्कों की बचपन में कभी जांच नहीं की गई या इसे महत्वहीन मानकर नजरअंदाज कर दिया गया। उन्हें मुद्रा सुधारने के लिए कहा जाता है, जबकि समस्या संरचनात्मक होती है। सपाट पैर। लगभग 30% लोगों के पैर सपाट होते हैं, जिसका अर्थ है कि पैर के अंदर का आर्च आंशिक रूप से या पूरी तरह से ढह गया है। अधिकांश लोग नहीं जानते कि यह उनके चलने के तरीके के अलावा किसी और चीज़ को भी प्रभावित कर रहा है, सिवाय इसके कि पैर की संरचना के माध्यम से प्रत्येक कदम का बल कितनी कुशलता से वितरित होता है। जब आर्च ढह जाता है तो यह वितरण बदल जाता है। टखने का अंदर की ओर मुड़ना, जिसे ओवरप्रोनेशन कहते हैं। संतुलन के तौर पर घुटने भी थोड़े अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। कूल्हे और पीठ का निचला हिस्सा बदली हुई यांत्रिकी को समायोजित करने के लिए खुद को ढाल लेते हैं। सपाट पैरों वाले लोगों को आमतौर पर घुटनों में दर्द, पिंडली में दर्द, तलवे की सूजन और पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है। वे हर शिकायत के लिए अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं और लक्षणों का इलाज करते हैं, लेकिन मूल कारण का पता नहीं लगा पाते। अक्सर इस संबंध को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि पैर में खुद कोई दर्द नहीं है। पैर देखने में ठीक लगता है, दर्द कहीं और महसूस होता है और असंबंधित लगता है। आज सपोर्ट और विशेष प्रकार के जूते दर्द को काफी हद तक कम करते हैं। सपाट पैरों वाले अधिकांश लोग घुटने और पीठ की समस्याओं को सुलझाने में सालों बिता देते हैं, बिना यह देखे कि जमीन पर क्या हो रहा है। मॉर्टन का अंगूठा। अपना पैर फैलाकर जमीन की ओर देखें। अगर आपको अपने पैर में दर्द महसूस होता है तो अपनी उंगलियों को देखें। अगर आपकी दूसरी उंगली आपके अंगूठे से आगे निकल जाती है तो आपको मॉर्टन का अंगूठा है। यह लगभग 10 से 30% लोगों को प्रभावित करता है और आपके हर कदम को प्रभावित करता है। एक सामान्य पैर में चलने के दौरान अंगूठे पर सबसे अधिक भार पड़ता है। यह आपके पैर के जमीन छोड़ने से पहले संपर्क का अंतिम बिंदु होता है। जब दूसरी उंगली लंबी होती है तो चलने के दौरान भार वितरण बदल जाता है। अंगूठे का उत्तोलन लाभ कम हो जाता है। पैर के अगले हिस्से पर सामान्य से अधिक दबाव पड़ता है। इससे दूसरे मेटाटार्सल हेड के नीचे कठोर त्वचा बन जाती है। बनियन का खतरा बढ़ जाता है और चाल की यांत्रिकी में बदलाव आ जाता है, जो गतिज श्रृंखला में ऊपर तक जाता है। कूल्हे का घूर्णन सूक्ष्म रूप से बदल जाता है। इसके बाद पीठ के निचले हिस्से में क्षतिपूर्ति होती है। मॉर्टन टो का संबंध मॉर्टन न्यूरोमा से भी है, जो पैर की उंगलियों के बीच तंत्रिका ऊतक का एक दर्दनाक मोटा होना है, और मेटाटार्सल्जिया, जो पैर के अगले हिस्से में पुराना दर्द है। ज्यादातर लोग जिन्हें यह समस्या होती है, वे कभी भी पैर की उंगली की लंबाई और इन समस्याओं के बीच संबंध नहीं समझ पाते।